जय हिंद दोस्तों, मैं अजय प्रजापति आज आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, सारे डिफरेंस हम देखेंगे आज लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बैक्टीरिया और सेल्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, दो प्रकार के सेल्स होते हैं। सबसे पहले वो जो प्रोकैरियोटिक है और दूसरे यूकैरियोटिक है। देखो दोनों वर्ड्स को देखो, यहां पर वर्ड से आपको बता रहा है, यहां पर जो कैरियोटिक मतलब होता है कैरियन इज अनदर नेम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या है? कैरियन। यहां पर भी सेम कैरियन जो है, कैरियन क्या होगा? न्यूक्लियस का दूसरा नाम होगा। ठीक है, ठीक है। अब प्रो का मतलब क्या होगा? देखो नाम में छुपा है। प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव मतलब पुराना, इमेच्योर। ठीक है, इमेच्योर मतलब जो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, विकसित नहीं है। ठीक है, प्रीमिटिव है, बहुत ही प्राचीन है। ठीक है, प्राचीन कहलाएगा ये। तो ऐसा कैरियन, देखो यहां पर नाम में छुपा है, ऐसे सेल्स जिनका कैरियन, जिनका न्यूक्लियस प्रो है मतलब प्रीमिटिव है, विकसित है, प्राचीन है, जो वेल डेवलप्ड नहीं है। वहीं अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यू मतलब होता है ट्रू मतलब सत्य। ठीक है, मतलब यहां पर एक वेल डेवलप्ड क्या होगा? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेल डेवलप्ड मैच्योर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं यहां पर न्यूक्लियस अब्सेंट है और यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ये डिफरेंस होगा। इस नाम से हमको पता चलता है कि यहां का न्यूक्लियस क्या है? प्रीमिटिव है, इमेच्योर है, इनकम्प्लीट है, और ये क्या है? कंप्लीट है। तो आइए हम डिफरेंसेस देखते हैं। मेन डिफरेंस जो है इन प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में आपको पता चलेगा कि यहां पर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखने से पहले इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल से हमको थोड़ी ज्यादा आसानी होगी कि किस तरीके के सेल्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसके सबसे पहले मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, जितने भी हमारे किंगडम्स है, 5 किंगडम्स हैं। ठीक है, 5 किंगडम में से जो फर्स्ट किंगडम जो होता है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया आते हैं और दिस प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नन अदर देन दिस मोनेरल सेल्स। ठीक है, सारे बैक्टीरिया किस कैटेगरी में आते हैं? सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनका न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ये अनडेवलप्ड होते हैं। इसके बाद सारे साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? आपने नाम सुन रखा होगा, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा और एग्जांपल्स दे सकते हैं हम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के, प्रोकैरियोटिक सेल्स के। क्या होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी एक साइनोबैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आर द एग्जांपल्स, है ना, एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब सारा बैक्टीरिया इस प्रोकैरियोटिक सेल्स को कवर करके रखता है। मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के अलावा एक सबसे छोटा बैक्टीरिया भी होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, वैसे तो मैं देखा जाऊं हमारी अर्थ पर जो सबसे छोटा बैक्टीरिया बोलो या सबसे छोटा सेल बोलो, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, जो एक सबसे छोटा बैक्टीरिया होने के साथ साथ सबसे छोटा सेल भी है। इसका डायमीटर लगभग 0.03 माइक्रोमीटर होता है, मतलब इससे सबसे छोटा होता है। ठीक है, सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है। यह भी एक बैक्टीरिया होता है, यह पैथोजेनिक होता है, डिसीज कॉज करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, आइदर प्लांट हो या एनिमल हो, ये क्या करता है? डिसीज कॉज करता है। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है। तो ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया आर द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। देन यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन आएंगे? मोनेरा को छोड़कर सारे प्रोटिस्टन जैसे एमोeba हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, है ना। इसके बाद पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम, यूबिलिन, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब वेल डेवलप्ड सेल्स, प्रोटिस्टन्स, फंगाई। ठीक है, इसके बाद सारे प्लांट्स, सारे हायर प्लांट्स, सारे हायर एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स आर द एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अभी हम देखेंगे प्लांट्स, एनिमल्स, दीस आर यूकैरियोटिक सेल्स, वेल डेवलप्ड सेल्स। इनके पास सारे सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास वेल डेवलप्ड जेनेटिक मैटर प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड,
डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, लीनियर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा इनके पास क्या क्या होता है हम सारी चीजें वन बाय वन देखेंगे। अब बात करते हैं नेचर ऑफ दिस सेल्स, ठीक है, बात करते हैं नेचर ऑफ दिस सेल्स। सेल का नेचर क्या होगा, ठीक है, दोनों सेल्स की बात करेंगे। यहां पर कैरियन एब्सेंट है, यहां पर कैरियन वेल डेवलप्ड कैरियन प्रेजेंट है, ठीक है। सेल नेचर देखिए, ये जो सेल्स होते हैं बेटा, ये जो सेल्स होते हैं सिंपल स्ट्रक्चर होता है इनका, बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है इन कंपैरिजन टू यूकेरियोटिक सेल्स, बहुत ही छोटे होते हैं। इनका अगर डायमीटर देखा जाए तो इनकी डायमीटर क्या होती है, लगभग 1 से 5 माइक्रोमीटर के बीच में होती है, माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर एक यूनिट है, माइक्रोन भी बोलते हैं इसे, है ना, माइक्रोन भी बोलते हैं। तो इनकी साइज कहां से कहां तक होती है, 1 से 5 माइक्रोमीटर के बीच में ही होती है। माइक्रोमीटर मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है। इनकी साइज कहां तक होती है, सिंपल होता है, स्मॉल होता है, यूकेरियोटिक सेल के कंपैरिजन में बहुत ही छोटे होता है, ठीक है। यूकेरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में बहुत ही छोटे होते हैं। अगर इसका सेल के नेचर की बात करें तो ये बहुत ही लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं, बिग होते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होते हैं, इनका स्ट्रक्चर बहुत ही जटिल होता है, इनकी केमिकल कंपोजिशन बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होते हैं। और इनकी जो साइज होती है, सेल की डायमीटर की साइज लगभग 1 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। हम अगर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स की बात करें बेटा, वो एक यूनिक सेल होता है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का ही डायमीटर 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। माइक्रोमीटर की यूनिट में बता चुका, माइक्रोमीटर मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो हमारी जो साइज बिलोंग करती है यूकेरियोटिक सेल की होती है 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर के बीच में, ये सारी रेंजेस होती है, सारे सेल्स होते हैं। यूकेरियोटिक सेल में बता चुका हूं, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, है ना, ऑल दिस आर सेल्स आर द यूकेरियोटिक सेल्स, मतलब एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये साइज 1 से 5 माइक्रोमीटर होती है और 1 से 100 माइक्रोमीटर होती है। नीट में और एम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसकी साइज याद रखना। आगे बढ़ते हैं, सेल नेचर पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो सेल्स होते हैं यहां पर, ठीक है, जो सेल्स होते हैं इनकी सेल वॉल किस चीज से बनी होती है, ठीक है। अब हम सेल वॉल की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में डिफरेंस है, इनकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, हम सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, ठीक है। सेल वॉल की बात करें तो इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स की, क्योंकि ये किंगडम पूरा कवर कौन कर लेता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऑल द बैक्टीरिया, इसलिए प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया बोलने में कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो जो सेल वॉल होती है, देखो यह बैक्टीरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, ठीक है, इनके सारे एग्जांपल्स बैक्टीरिया से बेटा, ठीक है, बैक्टीरिया से। तो इनकी जो मेन प्रॉपर्टी, इनकी जो मेन ढाल है वो होती है इनकी सेल वॉल, ठीक है। बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया आर दी कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर क्यों बोल रहे हैं, ये सभी दूर प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे गॉड है, भगवान है, ओमनी प्रेजेंस कहलाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन, मतलब हर चीज में ये प्रेजेंट है, कण कण में व्याप्त होते हैं हमारे भगवान। उसी प्रकार हमारे बैक्टीरिया इन्होंने कहीं नहीं छोड़ा, ठीक है। इन्होंने सॉइल, हमारी मिट्टी को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने हमारी एयर को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने हमारे वाटर को भी नहीं छोड़ा। अगर तुम एक हैंडफुल ऑफ सॉइल भी निकालोगे ना, एक मुट्ठी भर सॉइल भी लोगे तो उसमें हजारों बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे फार्मर्स को हेल्प भी करते हैं और हमको डिसीज भी कॉज करते हैं। तो दे आर कॉस्मोपॉलिटन नेचर, ठीक है। इसके अलावा ये कॉस्मोपॉलिटन होने के साथ साथ ये क्या होते हैं, बहुत ही मजबूत भी होते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, देखिए, क्योंकि ये हर एक प्रकार के, हर एक एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में जीवित रह रहे हैं, इसके पीछे रीजन यही है कि इनकी जो सेल वॉल होती है एक बहुत ही बढ़िया केमिकल सब्सटेंस होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पर्पस से। पेप्टाइडोग्लाइकेन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि एक अमाइनो शुगर से मिलकर बना होता है, ठीक है। अमाइनो शुगर में कौन कौन सी आती है, नाम और नाम, ठीक है। ये दो केमिकल कंपोनेंट होते हैं इसके, जो एक अमाइनो शुगर कहलाते हैं। नाम का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसा
एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है बेटा, देखो पेप्टाइडोग्लाइकेन एक केमिकल सब्सटेंस है जो किस चीज से मिलकर बना है, नाव और नाव, ये अमाइनो सुगर्स होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस है, ये इतना मजबूत केमिकल सब्सटेंस होता है कि बैक्टीरिया किसी भी एक्शन से एक्शन कंडीशन में जीवित रह सकता है। बैक्टीरिया हजारों डिग्री टेम्परेचर पर भी जीवित रह रहे हैं, हजारों डिग्री माइनस डिग्री टेम्परेचर पर, स्नो पर, साउथ पोल्स, नॉर्थ पोल्स पर भी ये बैक्टीरिया जीवित रहते हैं। क्यों रहते हैं? इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर है सेल वॉल, जो मॉडिफाइड होती है इस पेप्टाइडोग्लाइकेन से। ठीक है, सेल वॉल बनी काहे की होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जो इनको एक्शन से एक्शन कंडीशन में भी रहने के लिए इनको क्या बनाता है? सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऐसा ढाल वर्क करती है, जैसे एक सैनिक को लड़ने के लिए ढाल होती है, उस प्रकार ये ढाल वर्क करती है ना। हमारे एंटीबायोटिक्स भी इन पर कभी कभी असर नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इनकी ढाल बहुत मजबूत है। देखो, अगर युद्ध में हम तलवार से जीत नहीं पा रहे तो ढाल से बच सकते हैं, हम आपको अपने आप को बचा सकते हैं। बैक्टीरिया भी सेम यही चीज फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया इस पेप्टाइडोग्लाइकेन के कारण क्या करते हैं बच्चे? इस पेप्टाइडोग्लाइकेन के कारण एक्शन कंडीशन में, चाहे हाईली साल्टी वाटर क्यों ना हो, मराइन वाटर, ठीक है, हाईली साल्टी मतलब खारा पानी क्यों ना, वहां पर भी जीवित रहते हैं। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जैसे काउस है, बफेलोस है, ये इनके स्टमक में भी जिंदे रहते हैं। ठीक है, जो हमारी बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है, बायोगैस मतलब गोबर गैस, हिंदी कॉमन में क्या बोलते हैं? बायोगैस मतलब गोबर गैस। ठीक है, जो कि एक केमिकली मीथेन गैस होती है। ठीक है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करने का काम भी कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं, और ये रूमिनेंट एनिमल्स जैसे काउस और बफेलो के डंक में प्रेजेंट होते हैं, जो मिथेनोजोन्स कहलाते हैं, जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी बैक्टीरिया होते हैं। इनके सेल वॉल के कारण ये किसी भी एक्शन से एक्शन कंडीशन में जीवित रह पाते हैं, चाहे रेगिस्तान हो या फिर हाईली ठंडा वाटर हो, कोल्ड वाटर हो। रेगिस्तान में भी जीवित रहते हैं, और हाईली 100 डिग्री टेम्परेचर हो या 1000 डिग्री टेम्परेचर हो, वहां पर भी जीवित रहते हैं ड्यू टू दिस पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी कारण ये कॉस्मोपोलिटन कहलाते हैं। इनके पास ढाल होने के कारण ये सॉइल में भी रह लेते हैं, वाटर में भी रह लेते हैं, और एयर में भी रह लेते हैं, है ना। इसलिए ये हर कण में आप होते हैं एज अ गोल। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए सेल वॉल, एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स के अंदर जो जंतु होते हैं एनिमल्स, इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, सेल्यूलोज की प्रेजेंट होती है। जो फंगाई होती है, फंगाई के अंदर सेल्यूलोज बनी होती है, काय की बनी होती है बेटा? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो एनिमल्स में एब्सेंट होती है, बाकी इन दो चीजों में प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल आप समझ चुके हैं, बैक्टीरिया का मेन जो हथियार है वो है सेल वॉल उसकी। ठीक है, एक घर बनाने के लिए उसकी दीवारें मजबूती प्रोवाइड करती है। अगर घर की दीवारें तोड़ो तो घर टूट जाएगा। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो इस सेल वॉल को तोड़ सकती है। ठीक है, इसलिए हम इन बैक्टीरिया को, उनका घर उजाड़ सकते हैं, उनको मार सकते हैं। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। न्यूक्लियस मैंने बताया क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब यहां पर न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। एब्सेंट क्यों होता है? क्योंकि यहां पर इनकी न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियोइड है ना तैरते रहता है ना, तैरते रहेगा, और क्या करेगा? साइटोप्लाज्म में इधर उधर, जिधर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होगा, साइक्लोसिस होगा, उस तरह ये बहने लगेगा। ठीक है, न्यूक्लियोइड, इसका कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बस जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस यहां पर क्या होता है? एब्सेंट होता है, और यहां पर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसके जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं। अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें, डीएनए की बात करें, तो यहां पर जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लियोइड की हम बात कर रहे हैं, ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर
डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और क्या होता है, विदाउट बिना हिस्टोन प्रोटीन के होता है, ठीक है, बिना हिस्टोन प्रोटीन के होता है। देखो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर हम डीएनए की बात कर रहे हैं, ये सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है। किस रूप में प्रेजेंट होता है, देखिए डबल स्ट्रैंडेड होगा इस तरीके से, ये इस तरीके से डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट होगी डीएनए की, और ये सर्कुलर होगा, ठीक है, इसके दोनों एंड्स क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं। डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल क्रोमोसोम को शो करता है, डबल स्ट्रैंडेड है और बिना हिस्टोन प्रोटीन के होता है, ठीक है। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, हिस्टोन प्रोटीन मिलकर बनाते हैं एक क्रोमोसोम बनाते हैं, लेकिन यहाँ हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड सर्कुलर डीएनए होता है, और ये इसका क्योंकि इसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई मटेरियल नहीं होता है, ये साइटोप्लाज्म में नॉर्मली सिंपल तरीके से क्या करता है, फ्लो करते रहता है, ठीक है। वहीं अगर एक यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर होता है जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है विथ हिस्टोन प्रोटीन्स, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर हम देखें, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड है, और लीनियर डीएनए बोल रहे हैं। लीनियर डीएनए वो होगा बेटा, लीनियर डीएनए मतलब इसके दोनों एंड जो होते हैं, ये वाला एंड और ये वाला एंड क्या होते हैं, कटे होते हैं, एक लीनियर लाइन के रूप में होते हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, न्यूक्लियोइड्स होते हैं, ठीक है, जी टी एडेनोसाइन थायमिन, ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड्स है, लीनियर है, लीनियर मतलब दोनों एंड कटे होते हैं, इस तरह जुड़े नहीं होते हैं, और डीएनए है जो हिस्टोन प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होता है, जो क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। बैक्टीरिया में तो सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के, ठीक है, एक से लेकर बहुत सारे 300 से 400 तक क्रोमोसोम भी प्रेजेंट हो सकते हैं एक यूकेरियोटिक सेल में। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ऑर्गेन्स में बढ़ते जाते हैं, ये लेवल ऑफ डीएनए और लेवल ऑफ क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते जाता है, उस तरीके से नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट हम बात करेंगे, अगला पॉइंट क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जो सिस्टम होता है। यहां पर मेम्ब्रेन सिस्टम कौन सा होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो मेम्ब्रेन सिस्टम यहां पर बेटा सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है। सिंगल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं हम, सिंगल मेम्ब्रेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर जो कोशिका मतलब जो यहां पर सेल ऑर्गेनल्स होता है, इनकी सेल की आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ सेल एनवेलप प्रेजेंट होती है, बाकी इसके अंदर कोई ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसके कारण यहां पर कोई सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है। सेल सिंगल मेम्ब्रेन के अलावा कोई सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ डबल मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जितने भी सब सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इनमें से अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, इनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है सेल के अंदर। इसके अलावा लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, उसके बाद वैक्यूल्स, है ना, ऑल दीस ऑर्गेनल्स डू नॉट हैव डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ डबल मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है, यहाँ सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक चीज समझ में आई आपको। अगला पॉइंट देखते हैं हम, मेम्ब्रेन सिस्टम के बाद बात करते हैं हम यहां पर कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स की बात करें, यहां पर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, यहां पर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया,
पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसके बाद वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल के बाद क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फूड बनाएगा, दीज आर दी प्लास्टिड्स। इसके बाद बात की जाए ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ठीक है, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, ठीक है, these all organelles are present in a eukaryotic cell. Mitochondria, lysosome, vacuole, chloroplast, endoplasmic reticulum, ribosome, microbodies, all these cell organelles are present inside a eukaryotic cell, है ना। लेकिन cell organelles यहाँ पर absent होता है सिवाय राइबोसोम्स के, ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, राइबोसोम्स के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ना कोई सेलुलर ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो अभी हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेल डेवलप्ड सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये वेल डेवलप्ड है, ये क्या है, मैच्योर है, अविकसित है, ये विकसित है, ठीक है, ये डिफरेंस है, यहाँ पर कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो भैया मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ पर सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, हमारे सेल के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी होती है जैसे लाइफ प्रोसेसेस, किसी भी इंसान को लिविंग रहने के लिए, किसी भी जीव को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग रहने के लिए बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस करनी होती है, जैसे डाइजेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, है ना, दिस ऑल सिस्टम्स रन्स इनसाइड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सारा मेटाबॉलिज्म, सारा काम कौन करता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, दिस सेल ऑर्गेनेल्स, है ना, ठीक है, ये सारा मेटाबॉलिज्म करते हैं, क्योंकि अब एक प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये सारे ऑर्गेनिज्म, ये सारे ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, तो इनका काम कौन करेगा, क्या बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहता है, बैक्टीरिया लिविंग नहीं है, बैक्टीरिया भी ये सारी प्रोसेसेस करता है, उसके लिए वहां पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया के अंदर। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो उनकी 2 लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है, ठीक है, सबसे आउटर जो होती है वो ग्लाइकोकैलेक्स होती है, ठीक है, उसके बाद जो होती है सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल होती है जो काय की बनी होती है बेटा, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, मैंने अभी बताया, और इसके बाद लास्ट जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे यूकैरियोटिक सेल ले लो या प्रोकैरियोटिक सेल ले लो, ठीक है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये फोल्ड्स बना लेती है, ठीक है, ये फोल्ड्स बना लेती है, जिनको क्या बोलते हैं, इन फोल्ड्स को बोलते हैं मेसोसोम, ठीक है, क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास, इस प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है, सारे एब्सेंट होते हैं, तो क्योंकि इसको भी जीवित रहना है, इसको भी लाइफ प्रोसेस करना है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ लाइफ प्रोसेस करना पड़ेगा, खाना लेना पड़ेगा, एनर्जी लेना पड़ेगा, तब जाकर वो जिंदा रह पाएगा। तो उसके सारे काम, ठीक है, यहाँ पर सारे काम कौन कर देता है, ये ऑर्गेनाइज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारे काम कौन करता है, मेसोसोम करता है, मेसोसोम करता है। ये क्या होता है, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो सारे काम करना है, ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर सारे काम करना है। अगर सेल डिवीजन करना है तो सेल डिवीजन का काम कौन करेगा, ये मेसोसोम करेगा। रेस्पिरेशन करना है हमको, रेस्पिरेशन का काम कौन करेगा, ये मेसोसोम करेगा। हमको डीएनए को डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये काम कौन करेगा, मेसोसोम करेगा। इसके अलावा कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी करना है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी करना है तो कौन करेगा, मेसोसोम करेगा। देखो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके गार्जियंस होते हैं, ठीक है, जिसके माता पिता नहीं होते हैं उसका अनाथालय होता है। उसी प्रकार मेसोसोम इन बैक्टीरिया का अनाथालय, इनके पास कोई नहीं है तो इनके पास अनाथालय, ये सारी उनकी चीजों को कंप्लीट करता है, इनकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, इसको जिंदा रखते हैं, लाइफ में आगे बढ़ाता है। उसी प्रकार जिस तरह एक पेरेंट्स अपने बच्चे की केयर करते हैं, उसी प्रकार मेसोसोम क्या करता है, इनकी सारी प्रोसेस करवाता है, ठीक है, उसको पालता है, पोसता है, उसका डेवलपमेंट कराता है, जस्ट लाइक अनाथालय, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम को छोड़कर सारे एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर सारे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये अविकसित है, ये विकसित है, ठीक है। आगे अगले पॉइंट देखते हैं बेटा। मैंने बताया क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर एक मूवमेंट होता है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है, साइक्लोसिस इज द प्रोसेस इन विच साइटोप्लाज्म मूव, ठीक है,
कोई भी अगर काम होता है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी मटेरियल का, क्योंकि यहाँ गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर सारे ऑर्गेनल्स हैं, तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म चलता है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है, आइदर एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस इन विच कोई बड़ी चीज छोटी चीजों में कन्वर्ट होती है, और एनाबॉलिज्म वही चीज कंस्ट्रक्ट होती है, कोई छोटी छोटी चीज मिलकर किसी चीज को बनाती है। तो दो प्रकार का मेटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शंस होती है, तो ये कहां पर होती है, हमारे ऑर्गेनल्स में होती है, सेल ऑर्गेनल्स में होती है। ठीक है, और ये ऑर्गेनल्स के बीच में लेना देना चलते रहता है, ट्रांसपोर्टेशन चलता है, आदान प्रदान चलते रहता है हर चीजों का, क्योंकि हमको क्या करना है, रेस्पिरेशन करना है, डाइजेशन करना है, ऑल दिस थिंग्स आर happen in our cell। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन पहुंचाना है, वहां से CO2 को बाहर करना है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको ट्रांसपोर्ट करना है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, लाइसोसोम पॉइजन को डाइजेस्ट करते हैं, क्लोरोप्लास्ट खाना बना रहा है। तो ये सारी प्रोसेस करने के लिए वहां पर क्या होती है, हलचल होती है, मूवमेंट होता है, और मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस। ठीक है, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म फ्लूइड है, एक लिक्विड है। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चीज नहीं हो रही है, यहाँ पर इतने काम धंधे नहीं हो रहे, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, यहाँ साइक्लोसिस मूवमेंट अब्सेंट होता है, मतलब साइटोप्लाज्मिक जो फ्लूइड होता है उसका मूवमेंट अब्सेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें हो रही है, यहाँ पर सारा काम चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कोई चीज बन रही है, कोई चीज मैच्योर हो रही है, किसी चीज को बाहर कर दिया जा रहा है, किसी चीज को अंदर लिया जा रहा है सेल के द्वारा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, साइक्लोसिस प्रेजेंट होता है, यहाँ पर साइक्लोसिस एब्सेंट होता है, यहाँ पर साइक्लोसिस प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात करें जाए तो न्यूक्लियस के अंदर एक सब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या करता है, ये क्या होता है, पहले तो स्ट्रक्चर की बात करें। न्यूक्लियोलस एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है। ठीक है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, हमें पता है राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स। ठीक है, दे सिंथेसाइज प्रोटीन इनसाइड दी सेल। ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं, और राइबोसोम को कौन बनाता है, ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होता है क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वहीं यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, ये वेल डेवलप्ड होता है, प्रेजेंट होता है, और क्या करता है, राइबोसोम को सिंथेसाइज करता है। और जब भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की बात आएगी, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो वहां पर ये राइबोसोम्स काय में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस आर absent in the prokaryotic cells and present inside the eukaryotic cells. These all points are important regarding our NEET and AIMS classes. ठीक है, AIMS और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम दूसरे पॉइंट्स और भी देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ अगला जो पॉइंट है बेटा वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन हम समझ लेते हैं। साइटो मतलब कोशिका कंकाल। कोशिका कंकाल क्या होता है, तो हमको पता है, स्केलेटन से हम समझ सकते हैं। स्केलेटन मतलब हमारे शरीर के अंदर जो स्केलेटन होता है, जो हमारे शरीर के अंदर बोन्स है, ये हमको क्या प्रोवाइड कराती है, मजबूती प्रोवाइड कराती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी मेंटेन कौन करता है, साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है, साइटोस्केलेटन हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, ये फाइबर से मिलकर बना होता है, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, और क्या से होते हैं, इसके अलावा क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक है, ये क्या होती है, क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल डेवलप्ड होता है, तो यहाँ पर ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होगा। क्यों एब्सेंट होगा बेटा, क्योंकि साइटोस्केलेटन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, कहां पर, यूकैरियोटिक सेल में, यहाँ पर एब्सेंट होता है, क्योंकि ये सेल को मजबूती प्रोवाइड करता है। यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल में, हायर ऑर्गेनिज्म में इन फिलामेंट्स की, इन फाइबर्स की जरूरत पड़ती है, तो साइटोस्केलेटन जो होता है ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके बाद स्पिंडल फाइबर
ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के पास एब्सेंट होते हैं और स्पिंडल फाइबर्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स से मतलब एक यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स के अंदर भी स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स एब्सेंट होता है। स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट ओनली इन यूकेरियोटिक सेल्स, यहां पर एब्सेंट हो गए। कहां पर, एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोशिका विभाजन के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहां पर वेल डेवलप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेल विभाजन नहीं होता है। यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर ओनली ए माइटोसिस होती है, जो डिवीजन होता है यहां पर कोई प्रॉपर तरीके में माइटोसिस और मेयोसिस डिवीजन नहीं होता है। असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये सिंगली डिवाइड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है, ये चीजें होती है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसके कारण क्या करते हैं, ये इस चीज के कारण ये सेल डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेल स्पिंडल फाइबर्स यहां एब्सेंट होते हैं, यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करो बेटा, थाइलाकोइड। ठीक है, थाइलाकोइड्स क्या होता है। ठीक है, थाइलाकोइड्स विषय में बता दूं आपको, थाइलाकोइड्स आर प्रेजेंट इनसाइड दी प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट मतलब ऐसा प्लास्टिड जो क्लोरो मतलब क्लोरोफिल को कंटेन करता है। हमें पता है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है बाय द हेल्प ऑफ फोटो मींस लाइट। प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड, है ना, खुद का खाना बनाता है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं और हम हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर डिपेंड होता है फॉर आवर फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये फूड बनाता है प्लांट्स के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर यूनिट्स प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं थाइलाकोइड्स। थाइलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, लाइट को ट्रैप करता है, CO2 को ट्रैप करता है, वाटर रूट से लेता है और ग्लूकोज बनाता है, फूड बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो थाइलाकोइड का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का। तो प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होता है। और यहां अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, यहां तो हमें पता है क्लोरोप्लास्ट होता है, थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होता है जो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन ऑटोट्रोपिक यहां पर भी ये खाना अपना खुद बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं हम, यहां पर जो थाइलाकोइड्स होता है, यहां पर जो थाइलाकोइड्स होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है। ठीक है, मैंने बताया यहां पर कोई सेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, इसलिए आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीसोसोम। यहां मीसोसोम प्रेजेंट होता है और मीसोसोम एक इनफोल्डिंग्स में एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। ठीक है, ये जो थाइलाकोइड होता है ये एक मॉडिफाइड होकर एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। और क्रोमेटोफोर रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, क्रोमेटोफोर कहां प्रेजेंट होता है, एक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। क्रोमेटोफोर क्या होता है, ये थाइलाकोइड का फॉर्म होता है, एक मॉडिफाइड फॉर्म जो फोटोसिंथेसिस करता है इन ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, थाइलाकोइड क्या होता है, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसको मेसोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेसोसोम हमने देख लिया, यहां पर थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला पॉइंट देखते हैं। Now we talking about plasmids. ये क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर बेटा प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। These are the extra cellular structures, extra chromosomal structures other than a nucleoid। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विदाउट द स्ट्रॉन्ग प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर होता है, मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन इसके अलावा बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स, कुछ स्पेशल फीचर्स देने के लिए यहाँ पर प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं, इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये अदर देन, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये अदर देन होते हैं, मेन न्यूक्लियोइड जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अलावा होते हैं।
ठीक है। तो ये प्लाज्मिड्स यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि यहाँ पर स्पेशल फीचर की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर ऑलरेडी सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर स्पेशल इसको कुछ फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे ड्रग रेजिस्टेंस। ये प्लाज्मिड क्या करते हैं, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में डिसीज कॉज करते हैं और उनको बार बार क्या किया जाता है, बार बार हम ड्रग से इनको मारने की कोशिश करते हैं। तो अपने अंदर स्पेशल प्लाज्मिड के कारण क्या करते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस अपनी बॉडी के अंदर बना लेते हैं। जिससे क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंस बनाने से क्या होता है, उस ड्रग का असर इनके ऊपर नहीं होता है। इसके अलावा प्लाज्मिड इनको फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती है ये प्लाज्मिड्स की जो बैक्टीरिया को प्रोवाइड की जाती है प्रोकैरियोटिक सेल के पास, क्योंकि इसके पास बाकी सेल ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये स्पेशल ताकतें इसको दी गई है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं बेटा हम। ट्रू वैक्यूल की बात कर लेते हैं। ट्रू वैक्यूल हमको पता है वैक्यूल क्या होता है, ये खाली होते हैं, जनरली वाटर स्टोर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रू वैक्यूल प्रेजेंट कहां होते हैं बेटा, ट्रू वैक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड दी प्लांट्स। ठीक है, लगभग 70% प्लांट का जो सेल होता है उसको कौन कवर किए रहता है, वैक्यूल कवर किए रहता है। ये प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में अनडेवलप्ड होता है ना, अनडेवलप्ड होगा एनिमल्स के अंदर। ठीक है, एनिमल्स के अंदर इतना ट्रू वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होता, इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर एक ट्रू वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट वैक्यूल प्रेजेंट होता है। लगभग 70% पार्ट इसको कवर कर लेता है, प्लांट्स को कवर कर लेता है। ठीक है, यहाँ एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ये डिफरेंस है। इसके बाद इस अगला डिफरेंस देखते हैं बेटा। इसके अलावा हमको पता है हमारी जो प्लाज्मिड्स होता है ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा जो अगला स्ट्रक्चर है बेटा वो है सेल डिवीजन। अगला जो पॉइंट है वो है सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन की बात कर लेते हैं हम। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं मैंने बताया अभी, क्योंकि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन बाय द हेल्प ऑफ एमाइटोसिस, एमाइटोसिस के थ्रू यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। यहाँ पर सेल डिवीजन किसके हेल्प से होगा बेटा, यहाँ पर सेल डिवीजन के लिए दोनों प्रोसेस होती है, माइटोसिस भी होती है और मियोसिस भी होती है। आपको पता होगा माइटोसिस और मियोसिस क्या है, ये दो सेल डिवीजन की प्रोसेस है, जिनमें माइटोसिस में क्या होता है, हमारी बॉडी के सारे सेल्स क्या होता है, डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं डिवीजन करके। इक्वेशनल डिवीजन होता है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम नए सेल के अंदर आते हैं। मियोसिस के अंदर ऐसा नहीं होता है, ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन मतलब यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होता है उनका रिडक्शन होता है 23 और 23 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रिडक्शन होता है माइटोसिस मियोसिस। तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर ये डिवीजन होते हैं, यहाँ पर एमाइटोसिस होती है, मेनली असेक्सुअल और पार्शियली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सारे डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकेरियोटिक बैक्टीरिया के बीच में, यूकेरियोटिक सेल के बीच में। दिस ऑल आर डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द नीट एग्जाम। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, ये बहुत सारे पॉइंट्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नीट एग्जाम के हिसाब से। तो ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।